संगम एज। सदर्न इंडिया में हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत मानी जाती है संगम एज से। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे पहले तक यहां मेगालिथिक पीरियड चल रहा था, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड का हिस्सा है। ज्योग्राफिकली सदर्न इंडिया का मतलब हुआ रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के साउथ का एरिया। और संगम पीरियड की टाइमलाइन की बात करें तो इसे 3rd सेंचुरी बीसी और 3rd सेंचुरी एडी के बीच का पीरियड माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जो कि है संगम एज पे, जिसमें हम डिटेल में इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसको संगम पीरियड क्यों कहा जाता है और क्या मतलब है संगम का। मीनिंग ऑफ संगम। इस पीरियड का नाम पड़ा है यहां होने वाली संगम असेंबलीज, यानी कि एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स के ऊपर। ये असेंबलीज मदुराई के पांड्या किंग्स के पेट्रोनेज में ऑर्गेनाइज की गई थी। इन संगम्स में बहुत से इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स असेंबल होते हैं और लिटरेचर का कंपाइलेशन करते हैं एंथोलॉजीज के फॉर्म में। ये लिटरेरी वर्क्स द्रविडियन लिटरेचर के सबसे पहले स्पेसिमेंस माने जाते हैं। तमिल लेजेंड्स के अनुसार 3 संगम्स ऑर्गेनाइज की गई थी। माना जाता है कि फर्स्ट संगम मदुराई में हुई थी, जिसे अटेंड किया था गॉड्स और लेजेंडरी सेजेस ने। इस संगम का कोई भी लिटरेरी वर्क अवेलेबल नहीं है। सेकंड संगम ऑर्गेनाइज की गई थी काबदापुरम में। इस संगम का सिर्फ एक लिटरेरी वर्क सर्वाइव करता है, जो है टोलकाप्पियम। थर्ड संगम भी मदुराई में होती है। इसमें लिखे गए बहुत से तमिल लिटरेरी वर्क्स सर्वाइव करते हैं और संगम पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का यूजफुल सोर्स भी हैं। तो आइए अब जानते हैं संगम लिटरेचर के डिटेल्स। संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर को अराउंड 300 से 600 एडी में कंपाइल किया गया था। इसे हम रफली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नैरेटिव और दूसरा डाइडैक्टिक। नैरेटिव टेक्स्ट्स को मेल कन्नकु या 18 मेजर वर्क्स कहा जाता है, जिसमें 8 एंथोलॉजीज यानी एट्टुटोगई और 10 इडल्स जिन्हें पट्टू पट्टू कहते हैं। डाइडैक्टिक टेक्स्ट्स को किल्लकन्नकु या 18 माइनर वर्क्स बोला जाता है। सब कुछ मिलाकर संगम लिटरेचर में शामिल हैं टोलकाप्पियम, एट्टुटोगई, पट्टू-पट्टू, पथिनेन किल्कनक्कु और 2 एपिक्स सीलपत्थिकरम और मणिमेगलई। सबसे पहले बात करते हैं टोलकाप्पियम की। टोलकाप्पियम को लिखा था टोलकाप्पियार ने। इसको सभी तमिल लिटरेचर वर्क्स में अर्लीएस्ट माना जाता है। वैसे तो ये तमिल ग्रामर के बारे में है, लेकिन उस टाइम की पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। अगला है एट्टुटोगई, मतलब 8 एंथोलॉजीज, जिसमें आते हैं 8 वर्क्स, जो थे आयनगुरुनुरु, नर्रनाई, अगनानुरु, पूर्णानुरु, कुरुंटोगई, कलिट्टोगई, परिपडल और पदिरुप्पतु। नेक्स्ट है पट्टू पट्टू, यानी 10 इडल्स, जो 10 वर्क्स से बनता है। इसमें शामिल थे तिरुमुरुगरुप्पड़ाई, पोरुनरारुप्पड़ाई, सिरुपनारुप्पड़ाई, पेरुंपनारुप्पड़ाई, मुळियापट्टू, नेदुनाळवड़ाई, मेदुराई कंजी, कुरिंजिपट्टू, पट्टिनापड़ई और मड़ई पदुकड़म। एट्टुटोगई और पट्टू पट्टू के वर्क्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थीम के बेसिस पे 2 पार्ट्स में। लव यानी कि अहम और वैलर मतलब पुरम। नेक्स्ट है पथिनेन किल्कनक्कु, जो कि एथिक्स और मॉरल्स के ऊपर लिखे गए 18 वर्क्स का कलेक्शन है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तिरुक्कुरल, जिसको लिखा था तिरुवल्लुवर ने। एपिक्स में सीलापट्टिकरम के राइटर थे इलांगो अडगल और मणिमेगलाई के सित्तलाई सत्तनार। ये एपिक्स भी संगम सोसाइटी और पॉलिटी के बारे में वैल्यूबल डिटेल्स देते हैं। ये एपिक्स अराउंड 6th सेंचुरी एडी में कंपोज की गई थी। सीलपत्थिकरम को अर्ली तमिल लिटरेचर का ब्राइटेस्ट जेम माना जाता है। इसमें एक कोवलन नाम के पर्सन की स्टोरी है, जो अपनी वाइफ कन्नगी को छोड़कर कावेरी पट्टनम की कोर्टिजन माधवी से प्यार करता है। दूसरी एपिक मणिमेगलाई को लिखने वाले सीतलाई सत्तनार मदुराई के एक ग्रेन मर्चेंट थे। इन्होंने कोवलन और माधवी की डॉटर की लाइफ के एडवेंचर्स के बारे में लिखा है। संगम लिटरेचर के अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जो हमें इस पीरियड की इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए उनके बारे में भी जानते हैं। अदर सोर्सेज। संगम पीरियड के बारे में हमें अलग अलग सोर्सेज से डिटेल्स मिलती हैं।
जैसे कि मेगास्थनीज, स्ट्राबो, प्लिनी और टोलेमी जैसे ग्रीक राइटर्स वेस्ट और साउथ इंडिया के बीच के ट्रेड कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शंस में चेरा, चोला और पांड्या रूलर्स को मौर्यन एम्पायर के साउथ में बताया गया है। वहीं कलिंग के राजा खारवेला के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी तमिल किंगडम्स का मेंशन मिलता है। यह तो बात हुई डिफरेंट सोर्सेज की। आइए अब जानते हैं संगम पीरियड की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ संगम पीरियड। संगम एज के दौरान साउथ इंडिया को 3 डायनेस्टीज रूल करती थीं, जो थीं चेराज, चोलाज और पांड्याज। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं चेराज से। चेराज केरला के सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट्स और तमिलनाडु के कोंगू रीजन को कंट्रोल करते थे। इनकी कैपिटल वंजी थी। वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स जैसे कि मुसिरीज और तोंडी पर इनका कंट्रोल था। चेराज का रॉयल एम्ब्लम बो एंड एरो था। 1st सेंचुरी एडी के पुगलूर इंस्क्रिप्शन में चेरा रूलर्स की 3 जेनरेशंस का रेफरेंस मिलता है। रोमन्स के साथ ट्रेड रिलेशंस की वजह से चेराज की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। रोमन्स ने चेरा किंगडम में ऑगस्टस का टेंपल भी बनवाया था। चेराज के ग्रेटेस्ट रूलर थे सेंगुत्तवन, जिन्हें रेड चेरा या गुड चेरा भी कहते हैं। ये 2nd सेंचुरी एडी को बिलोंग करते थे। इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स की डिटेल्स हमें एपिक सिलापट्टिकरम में मिलती है। इसमें इनके हिमालयन एक्सपीडिशन के बारे में भी लिखा गया है, जहां इन्होंने बहुत सारे नॉर्थ इंडियन रूलर्स को हराया था। सेंगुत्तवन तमिलनाडु में पट्टिनी कल्ट या कन्नगी की आइडियल वाइफ के रूप में वर्शिप स्टार्ट करते हैं। ये साउथ इंडिया से चाइना के लिए एम्बेसी सेंड करने वाले पहले राजा थे। आइए अब जानते हैं चोलाज के बारे में। चोलाज तमिलनाडु के नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स को कंट्रोल करते थे। इनके रूल का कोर एरिया कावेरी डेल्टा था, जिसे बाद में चोलामंडलम के नाम से जाना जाता है। इनकी कैपिटल तिरुचिरापल्ली टाउन के पास उरैयूर में थी। पुहार या कावेरी पट्टनम इनका चीफ पोर्ट टाउन था। इनका रॉयल एम्ब्लम था टाइगर। चोलाज एक एफिशिएंट नेवी भी मेंटेन करते थे। संगम चोलाज के फेमस किंग थे किंग करिकड़ा। पट्टिनापड़ई में इनकी लाइफ और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है। बहुत सी संगम पोएम्स बैटल ऑफ वेन्नी को मेंशन करती हैं, जहां इन्होंने चेराज, पांड्याज और 11 माइनर चीफ्टन्स की कन्फेडरेसी को डिफीट किया था। करिकड़ा की मिलिट्री अचीवमेंट्स इन्हें उस टाइम के पूरे तमिल रीजन का ओवरलॉर्ड बना देती हैं। इनके रूल में ट्रेड एंड कॉमर्स काफी फ्लरिश करता है। करिकड़ा को पुहार पोर्ट सिटी का फाउंडर कहा जाता है। इन्होंने कावेरी रिवर के अलोंग 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट भी कंस्ट्रक्ट कराया था। आइए अब जानते हैं पांड्याज के बारे में। पांड्याज मदुराई से रूल करते थे। कोरकई इनका मेन पोर्ट था, जो थाम्प्रप्रपानी और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस के पास लोकेटेड था। यह अपनी पर्ल फिशरी के लिए फेमस था। इनका रॉयल एम्ब्लम फिश था। इन्होंने ही तमिल संगम्स को पेट्रोनाइज किया था और संगम पोएम्स के कंपाइलेशन को फैसिलिटेट किया था। ये वैदिक रिलीजन को मानते थे और ब्राह्मण प्रीस्ट्स को पेट्रोनेज प्रोवाइड करते थे। इनकी पावर कड़ाभ्राज नाम के ट्राइब के इन्वेजन के बाद डिक्लाइन कर जाती है। संगम एज के बाद करीब 1 सेंचुरी से भी ज्यादा समय तक पांड्यन डायनेस्टी अपनी सिग्निफिकेंस खो देती है। 6th सेंचुरी के एंड में फिर एक बार इनका राइज होता है। दोस्तों, ये तो बात हुई इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज की। अब संगम एज की ओवरऑल पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझते हैं। संगम पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। संगम पीरियड के टाइम गवर्नमेंट का फॉर्म हेरिडिटरी मोनार्की था, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। संगम एज की सभी डायनेस्टीज के अपने रॉयल एम्ब्लेम्स थे, जैसे कि हमने पहले देखा चोलाज का टाइगर, चेराज का बो एंड एरो और पांड्याज का फिश। किंग को असिस्ट करने के लिए ऑफिशियल्स की एक वाइड बॉडी हुआ करती थी, जो 5 काउंसिल्स में कैटेगराइज्ड होती थी। ये काउंसिल्स थीं मिनिस्टर्स, जिन्हें अमाइचर कहते थे, प्रीस्ट्स यानी कि अंतनार, ऑनवॉयज जिन्हें थुथार बोला जाता था, मिलिट्री कमांडर्स यानी कि सेनापति, और स्पाइज मतलब ओरार। इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन काफी एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड था और सभी रूलर्स के साथ एक रेगुलर आर्मी होती थी।
स्टेट की इनकम का चीफ सोर्स लैंड रेवेन्यू था और फॉरेन ट्रेड पे कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाती थी। रॉयल ट्रेजरी को भरने का इंपॉर्टेंट तरीका वॉर्स में कैप्चर की गई बूटी होती थी। रोड्स और हाईवेज को मेंटेन किया जाता था। रॉबरी और स्मगलिंग को रोकने के लिए यहां गार्ड्स भी तैनात किए जाते थे। तो दोस्तों, ये थी उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन। अब चलते हैं संगम सोसाइटी की तरफ। संगम सोसाइटी तोड़कपियम में लैंड के 5 डिविजन्स बताए गए हैं। ये थी कुरिंजी मतलब कि हिली ट्रैक्स, मुरलई यानी कि पैस्टोरल लैंड, मुरुदम जो एग्रीकल्चरल लैंड होता था, नियडल कोस्टल लैंड को बोला जाता था और पड़ई था डेजर्ट लैंड। टोड़कपियम में 4 कास्ट का भी मेंशन मिलता है, जैसे कि अरसर मतलब रूलिंग क्लास, अंथनार जो पॉलिटिकल और रिलीजियस फील्ड में एंगेज रहते थे, वणिगर जो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, वेल्ललार यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट्स, थोड़ाज, इरोड़ाज, नागाज और वेदार्स जैसी एंशिएंट प्रिमिटिव ट्राइब्स इस पीरियड में रहती थी। इसके अलावा संगम लिटरेचर में वुमेन की पोजीशन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। संगम पीरियड में वुमेन को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता था और उनको इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज परस्यू करना अलाउड था। अव्वैयार, नच्च चेल्लैयार और कक्कई पड़नियार जैसी वुमेन पोएट्स ने तमिल लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दिया था। वुमेन को अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की फ्रीडम थी, लेकिन विडोज की लाइफ मिजरेबल होती थी। सोसाइटी के हायर स्ट्राटा में सती प्रथा का भी प्रचलन देखने को मिलता था। सोसाइटी की डिस्कशन के बाद चलिए अब संगम पीरियड के दौरान रिलीजियस डेवलपमेंट्स को भी देखते हैं। रिलीजन ड्यूरिंग संगम एज। संगम पीरियड के प्राइमरी डेटी थे लॉर्ड मुरुगन, जिन्हें तमिल गॉड भी कहा जाता है। संगम लिटरेचर में गॉड मुरुगन से रिलेटेड फेस्टिवल्स का मेंशन मिलता है। मुरुगन को 6 अबोर्ड से ऑनर किया जाता है, जो अरुपड़ाई वीडू के नाम से फेमस हैं। इनके अलावा संगम पीरियड के टाइम वर्शिप होती थी गॉड मायोन मतलब विष्णु की, वेंदन यानी कि इंदिरन, वरुंदन और कोर्रवाई की। हीरो स्टोन या नाडुकल वर्शिप भी संगम पीरियड में सिग्निफिकेंट था। ये हीरो स्टोन्स वॉरियर्स के द्वारा वॉर में दिखाई गई बहादुरी की याद में इरेक्ट किए जाते थे। चलिए अब संगम एज की इकोनॉमी को समझते हैं। इकोनॉमी ऑफ द संगम एज। एग्रीकल्चर संगम पीरियड का चीफ ऑक्यूपेशन था और राइस सबसे कॉमन क्रॉप थी। हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज जैसे कि वीविंग, मेटल वर्क्स, कार्पेंट्री, शिप बिल्डिंग और बीड्स, स्टोन्स एंड आइवरी की हेल्प से ऑर्नामेंट्स डिजाइन करना संगम पीरियड का पार्ट था। यहां के हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में हाई डिमांड में रहते थे। कॉटन और सिल्क क्लॉथ की स्पिनिंग और वीविंग में संगम पीपल को एक्सपर्टीज हासिल थी। इनकी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत डिमांड रहती थी, स्पेशली उरैयूर के कॉटन क्लोथ्स की। पुहार का पोर्ट फॉरेन ट्रेड का इंपॉर्टेंट सेंटर था। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जैसे कि तोंडी, मुसिरीज, कोरकई और अरिक्कमेडू। रोमन एम्परर्स जैसे कि ऑगस्टस, टाइबेरियस और नीरो के द्वारा इशू किए गए बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स तमिलनाडु के सभी पार्ट्स में मिलते हैं, जो दर्शाते हैं फ्लरिशिंग ट्रेड को। संगम एज में मेजर एक्सपोर्ट्स के आइटम्स थे कॉटन फैब्रिक्स और स्पाइसेस जैसे कि पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमन और टर्मरिक। साथ ही आइवरी प्रोडक्ट्स, पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन्स। मेजर इंपोर्ट्स के आइटम्स थे हॉर्सेस, गोल्ड और स्वीट वाइन। तो दोस्तों, ये थी इकोनॉमी ऑफ द संगम एज। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। 3rd सेंचुरी एडी का एंड होते होते संगम पीरियड का भी डिक्लाइन होने लगता है। संगम पीरियड के बाद तमिल कंट्री को 300 एडी से 600 एडी के बीच कालाभराज ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इनके पीरियड को अर्लियर हिस्टोरियंस एक इंटररेग्नम या डार्क एज भी कहते हैं। दोस्तों, संगम पीरियड डिक्लाइन तो कर जाता है, लेकिन इसकी लेगेसी बनी रहती है। द्रविडियन लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट इसी पीरियड से शुरू होता है और संगम लिटरेचर के रूप में हमें क्लासिकल लिटरेरी हेरिटेज भी मिलता है। इसके साथ ही साउथ इंडिया की पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ की फाउंडेशन भी संगम एज में ही मिलती है।